हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो क्लास 9 का आज मैं चैप्टर पढ़ाने जाऊंगी, तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि उनके इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक हास्यपद पाठ है और इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे। इसके लेखक का नाम है शरद जोशी जी। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उत्तर शहर में 21 मई 1931 को हुआ और इनका जन्म कई शहरों में बीता। बहुत सारे शहरों में इनका बचपन जो है वो बीता। कुछ समय तक ये सरकारी नौकरी में रहे और फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। माने अपनी जो जीविका, आजीविका मतलब जो भरण परिवार का भरण पोषण के लिए हम जो काम करते हैं, सर्विस करते हैं, उसको बोला जाता है। तो उसके लिए उसको अपना लिया और इन्होंने शुरू में बहुत सारी कहानियाँ लिखी और फिर पूरी तरह व्यंग लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख माने जो कॉमेडी, ठीक है, व्यंग उपन्यास, व्यंग कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्वक धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखा। मतलब जो धारावाहिक तुम देखते हो, सीरियल्स वगैरह, उसमें भी उन्होंने संवाद लिखा, डायलॉग्स लिखे और व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले ये प्रमुख व्यंग्यात्मक के रूप में जाने माने लगे। तो उनमें जोशी जी एक है। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियाँ है परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, तिल्स्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। दो व्यंग नाटक हैं, एक है अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कलममुख बी। ये उनकी कृतियाँ हैं, ये सब उन्होंने लिखा है। शरद जोशी की भाषा जो है बहुत ही सरल और सहज होती है और इसमें मुहावरों, हास परिहास का जो हल्का फुल्का स्पर्श भी होता है, जिससे ये अपनी रचनाओं को और भी अधिक रोचक बनाते हैं। धर्म, अध्यात्म, राजनीतिक, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली जितनी भी विसंगतियां हैं उनका बेबाक चित्रण किया है। तो पाठ में इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है जो पाठक है। जब इस चित्रण को पढ़ता है तो वो आश्चर्य भी होता है और बहुत कुछ सोचने के लिए विवश भी हो जाता है। तो प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में उन्होंने ऐसी व्यक्तियों की खबर ली है जो कि परिचित और रिश्तेदार के घर बिना कोई तिथि, बिना कोई बताए, वो बात को बताए आ जाते। अतिथि मतलब मतलब नहीं, एक उपसर्ग है, और तिथि मतलब मेहमान, तिथि मतलब समय, सॉरी, अतिथि। तो मतलब नहीं और तिथि मतलब समय, जिसके आने का कोई समय नहीं हो, बिना बताए जो आ जाते हैं उन्हें कहा जाता है अतिथि, जिनको हम अतिथि देवो भव भी कहते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आते हैं और कुछ जो हैं कुछ दिन रहकर चले जाते हैं, बट कुछ ऐसे अतिथि आते हैं जो कि फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। और भले ही उनका टिके रहना, जो मेज़बान होता है, जो होस्ट होता है, उन पर कितना ही भारी क्यों ना हो। तो अच्छा अतिथि कौन होता है इसके बारे में उन्होंने यहाँ बताया। अच्छा अतिथि वही होता है जो हमें अपने आने की सूचना पहले से देता है, आता है सूचना देकर और 1-2 दिन रहकर मेहमान नवाजी कराकर विदा हो जाता है, वो होता है अच्छा अतिथि। जिसके आगमन के बाद मेजबान यह सोचने पर विवश हो जाता है, हो जाए कि जो इस पाठ में मेजबान निरंतर सोचते रहे। अगर कोई ऐसा है कि जो आया और जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो यहाँ पर मेजबान क्या सोचते हैं ऐसे अतिथियों के बारे में यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया है। तो पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। मतलब उस अतिथि को उनके यहाँ आए 4 दिन हो गए हैं और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उनके मन में, लेखक के मन में बार बार आ रहा है कि हे भगवान अतिथि तुम कब जाओगे। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। वो कह रहे हैं जहाँ तुम सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उस ठीक सामने में एक कैलेंडर है और उसमें तारीखें हैं और अपनी सीमा में नम्रता से वो बता रहे हैं, 2 दिन से मैं तुम्हें तारीखें बदल बदल कर बता रहा हूँ कि भाई अब तुम्हारे जाने का समय आ रहा है। और तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता तो ये शायद चौथा दिन है तुम्हारा, और बहुत तुम्हारा जो
लगातार तुम्हारा जो आतिथ्य सत्कार चौथा दिन बहुत भारी पड़ रहा है भाई, लेकिन तुम्हारे जाने की तो कोई संभावना कहीं से दिख नहीं रही है। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। वो कहते हैं कि माने लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद जो चांद पर जो जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो लोग भी वहाँ पर नहीं रुके थे, वो भी एक थोड़े दिन वहाँ रह करके आ जाते हैं। तो जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर आए हो और तुम अपनी भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो, माने भारी चमन कमलों की छाप मतलब आए हो तो टिक गए हो, यहाँ से जाने का आप और नाम ही नहीं ले रहे हो। तो हमारा जो एक अंतरंग निजी संबंध जो क्लोजनेस था वो जो स्थापित हुआ था, और मेरी आर्थिक सीमाओं की जो बेजनी चट्टान देख ली, मैंने तुमने देख ली कि मेरी जो इकोनॉमिक है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो तुम्हें पता चल गया, और तुम बहुत मिट्टी खोद चुके, माने तुम जान गए हो कि क्या मेरी स्थिति है इस वक्त, तो तुम्हें लौट जाना चाहिए। और तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय माने पूरा हाई टाइम हो गया, 4 दिन हो, एक तो तुम बिना बताए आए हो, ऊपर से 4 दिन रुक गए, चलो बिना बताए किसी कारणवश रुक गए, कहीं कुछ परेशानी हुई, लेकिन अब चले जाना चाहिए। लेकिन वो मैंने मुझसे कह रहे क्या तुम्हारी पृथ्वी मतलब तुम जहाँ रह रहे हो, तुम्हारा गांव या शहर क्या तुम्हें नहीं पुकार रहा है? तो उस दिन लेखक अब यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम आए थे तो मेरे मन में एक अज्ञात सी आशंका आ ही गई थी, और अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। मतलब मुझे पता चल गया कि अभी आमदनी नहीं है, और तुम पता नहीं अगर ज़्यादा दिन रुक गए तो कितनी खर्चे बढ़ेंगे। इसके बावजूद भी एक अच्छी हल्की मुस्कुराहट के साथ वो अतिथि का सत्कार करते हैं, और उनकी पत्नी उनका उनका सादर नमस्ते करती है, उनका स्वागत करती है। और उनकी पत्नी भी उनको सादर नमस्ते करती हैं। तो तुम्हारे सम्मान में अतिथि माने जो रात का भोजन होता है, जो मध्यम वर्ग के लोग जो उसको रात का रात्रि भोजन कहते हैं, लेकिन जो उच्च मध्यम वर्ग होते हैं उसको डिनर कहते हैं, तो उन्होंने उसे डिनर में बदल दिया। अर्थात मतलब 2 सब्जी रायता के अलावा मीठा उठा बना के भारी भरकम डिनर उनको करवा दिया। तो सारे उत्साह और लगन की एक ही आशा थी कि दूसरे दिन तुम रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओगे। लेकिन हम और बोले जब जाने लगोगे तो हम तुमको बोलेंगे नहीं नहीं रुको रुको, तुम रुकने का आग्रह करते रहेंगे और तुम हमको मना करते रहोगे, मगर तुम नहीं मानोगे, बोलोगे नहीं नहीं मुझे जाना ही है, बहुत हो गया एक दिन ऐसे करके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अतिथि माने सुलभ मुस्कान करके घर में ही पड़े रहे। तो हमने जो अपनी पीड़ा थी, अपना जो दर्द था उसे पी लिया और खुश रहे। और उसके बाद दोपहर का जो भोजन था उसको भी हमने लंच की गरिमा प्रदान कर दी। अच्छा भोजन पूरा थाली भर के सब आइटम बहुत प्रकार के बना के तुम्हें खिलाया गया, और रात को तुम्हें सनीमा दिखाया गया कि भाई चलो आखिरी छोर है, ये दिखा देते हैं तो तुम चले जाओगे। तो जब तुम विदा होते तो हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, लेकिन तुमने ऐसा भी कुछ नहीं किया। अब तीसरे दिन जब सुबह हुई तो अतिथि लेखक को कहते हैं कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। तो ये जो बात जब अतिथि ने लेखक को कही तो ये अप्रायश्चित था, माने प्रायश्चित नहीं करने वाला आघात था, माने इसकी चोट जो थी वो पूरी मार्मिक थी। तो बोले कि तुम्हारे जो सामीप्य की बेला मतलब जो तुम्हारे क्लोजनेस था तुम्हारे लिए, वो अचानक रबड़ की तरह खींच गई, और जिसका मुझे अनुमान ही नहीं था। तो पहली बार ऐसा लगा लेखक को कि अतिथि जो है, हमारे समाज में बोला जाता है अतिथि हमेशा देवता के समान होता है। तो लेखक कह रहे कि मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि अतिथि जो है वो देवता नहीं राक्षस के समान है, क्योंकि वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो लेखक ने कहा कि चलो ठीक है फिर लॉन्ड्री में दे देते हैं तो जल्दी धुल जाएंगे, अतिथि ने कहा। तो लेखक ने कहा कि चलो ठीक है, आप कपड़े धुलाना चाहते हो तो आप दे दो, मैं लॉन्ड्री में दे देता हूँ तो जल्दी से धुल जाएंगे। लेखक को लगा कि लॉन्ड्री से धुल के आ जाएंगे तो ये जल्द से जल्द चले जाएंगे। तो अतिथि ने पूछा कहाँ है लॉन्ड्री? तो लेखक ने कहा चलो चलते हैं, और उन्होंने बड़े सहज भाव से एक औपचारिक कुर्ता डालने लगा। तो पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहा हूँ। तो इनकी पत्नी की जो आंखें हैं वो गुस्से से पूरा लाल लाल हो गई, बड़ी बड़ी हो गई।
और कुछ बरस पहले ही उनकी ऐसी आंखें देखकर अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त करके बिस्तर खोल दिया था इन्होंने। तो अब जब ऐसी बड़ी आंखें होती है तो इनके मन में छोटा होने लग माने मन जो है वो दुखी होने लगता है। उनको आशंका और भय जो है वो आ जाता है कि अतिथि अब बहुत दिनों तक यहाँ ठहरेगा, ये उनकी बीवी ने संकेत दे दिया था। और आशंका जो निर्मूल भी नहीं थी, माने बिना जड़ माने कोई उसका कुछ ना कुछ मूल ही था अतिथि का कि वो जरूर यहाँ रुकेगा, इसीलिए वो ये दे रहा है। तो लॉन्ड्री पर दिए कपड़े भी धुल कर आ गए और तुम भी यही हो, कह रहे हैं। अब तुम्हारे भारी भरकम जो शरीर की सलवटे बड़ी चादर जो है वो भी बदली जा चुकी। मतलब हमने चादर जो है, अक्सर क्या होता है हमारे घर पर जब मेहमान आते हैं तो जब वो जाने को हो जाते हैं तो हम क्या उनकी जो गेस्ट रूम की जो चादर है उन्हें चेंज कर देते हैं, तो वो भी बदली जा चुकी। लेकिन तुम अभी भी यही हो। तो तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली जो मुस्कुराहट धीरे धीरे अब जो माने तुम्हें देखकर जो एक हंसी आती थी, खुशी लगती थी, अब धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। जो ठहाके लग रहे थे, जो कल तक आकाश में माने वो ठहाकों की आवाज़ उड़ती थी, अब दिखाई भी नहीं देती है। बातचीत की जो उछलती गेंद माने जो बातचीत पर जो चर्चा होती थी वो कहीं एक चुप हो गई है। तो अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, बोला ना तुम बात कर रहे हो ना मैं। कौन एक हमारे घर में जब मेहमान, हम उनसे कितना बात करेंगे, एक दिन 2 दिन, है ना। तो अब इसे कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, बोला मैं तो कल से अपना उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिकाओं के पन्ने पलट रहे हो। मतलब शब्दों का जो लेन देन था, बातचीत चर्चा का विषय भी अब खत्म हो चुका था। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमारी पुरानी प्रेमी प्रेमिकाओं का जिक्र भी हो गया। सारी बातें खत्म हो गई, लेकिन तुम यही हो। अब धीरे धीरे जो खुशी का माहौल था वो बोरियत में बदलने लगा। अब लग रहा है कि अब तुम्हारे लिए मेरे मन में अंदर से अब गालियां निकल रही हैं। पर किस माने किसी एक अदृश्य गोंद की तरफ तुम मतलब तुम्हारा व्यक्तित्व जो है यहाँ पर चिपक गया है। लेखक कह रहे हैं तुम बिल्कुल मतलब वो जो होता है ना, बोलते हैं फेविकोल का जोड़ है, उसी तरह से। तो कह रहे हैं कि मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझा पा रहा हूँ। बार बार प्रश्न आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो कल इनकी पत्नी ने धीरे से पूछा था कि कब तक टिकेंगे ये। तो इन्होंने कंधे उचकाकर, जो हम कंधे उचकाकर ऐसे कहते हैं ना, वैसे क्या कह सकता हूँ। तो बोले ठीक है, अब आज मैं खिचड़ी बना ले रही हूँ, हल्की रहेगी। तो मतलब जो सत्कार की उस्मा थी, जो मेहमान नवाजी की उस्मा थी, वो अब समाप्त हो रही थी। अब डिनर जो था भारी भरकम, अब खिचड़ी आ गया। अब वो खिचड़ी बनाकर उनकी बीवी देने लग गई। अब भी अगर अपना बिस्तरा गोलकार रूप में नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। मतलब लेखक कह रहे हैं कि अब जो तुम्हारे लिए भारी भरकम पकवान बनाए जा रहे थे और डिनर बनाया जा रहा था, लंच बनाया जा रहा था, अब वो खिचड़ी पर आ गए। अगर इसके बाद भी तुम नहीं जाना चाहोगे तो अंत में उपवास वाला काम करना पड़ेगा कि आज उपवास है भैया, खाना कुछ भी नहीं बनेगा। तो तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से, मतलब इन्फेक्शन के दौर से गुजर रहे थे। तो बोला अभी इसका जो सीमा था बर्दाश्त करने की, वो चरम सीमा पे था। तो लेखक कहते हैं तुम जाओ ना अतिथि, लास्ट में, ठीक है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना। उन्होंने मैंने जानबूझकर पूछा कि आपको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो बोले हाँ, अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा होता नहीं है। उन्होंने उनको समझाया अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं, ठीक है। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। अर्थात हम अपने होम को स्वीट होम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर हमारी एक प्राइवेसी होती है, हम अपने मन से काम कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर आ जाता है और उसमें अगर दखल अंदाजी करता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो तुम्हें, लेखक कहते हैं तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय की शराफत की कोई चीज़ होती है। मतलब गेट आउट बोलकर भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। माने इतना इरिटेट हो गए थे लेखक उस अतिथि से। बोले तुम्हारा जो खर्राटा है से एक और रात गुंजायन करने के बाद कल जो सुबह किरण निकलेगी तुम्हारे बिस्तर पर, तो वो तुम्हारे आने का 5वां दिन होगा। तो आशा है कि वह तुम्हें चूमेगी और तुम पूरे घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। अब मतलब वो कहे कि अब मेरी सहनशीलता जो है वो कल की जो सुबह है वो आखिरी होगी।
माने उसके बाद मैं और स्टैंड नहीं कर सकूँगा, लड़खड़ा जाऊँगा। अतिथि मैं जानता हूँ कि देवता के समान होते हैं, लेकिन मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह नहीं। एक देवता और मनुष्य में ज़्यादा देर तक जो है, एक देवता और मनुष्य ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं ना। देवता के दर्शन देकर लौट जाता है, या हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन करके तुरंत वापस आ जाते हैं। तो तुम लौट जाओ अतिथि, और इसी में तुम्हारा देवत्व जो है सुरक्षित रहेगा। तो यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, माने अगर मैं अपनी वाली पर उतर जाऊँ, माने तुम अगर कल सुबह नहीं गए तो मुझे अंत में बोलना पड़ेगा गेट आउट, मतलब मैं अपनी औकात पर आ जाऊँगा। तो उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। माने लेखक यहाँ पर इतना परेशान हो चुके थे कि वो जाने का नाम ही नहीं लेते थे। तो शरद जोशी जी की ये जो व्यंग्यात्मक है, इस पर एक फिल्म भी बनी है, अतिथि तुम कब जाओगे, जिसमें अजय देवगन जी हैं और परेश रावल हैं। कॉमेडी फिल्म है, हो सके तो आप लोग ज़रूर देखो। स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद।